अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और हम डिस्कस कर रहे थे 2014 का एनटीए सिंध का पेपर। ये क्वेश्चन है बायोलॉजी सेक्शन से। ऑल्दो ये क्वेश्चन कैंसिल हो चुका है क्योंकि मेरे ख्याल में इसकी डायग्राम प्रॉपर नहीं थी, ऑप्शन सही नहीं थे, क्या था। बट हम इसे एग्जामिन करते हैं, है क्या ये क्वेश्चन। द डायग्राम शोज अ जनरलाइज्ड एनिमल सेल। ठीक है, ये एक एनिमल सेल की डायग्राम है। विच स्ट्रक्चर वुड बी इन्वॉल्व इन द फाइनल सीक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स फ्रॉम दिस सेल। एनिमल की सेल की डायग्राम में ये पूछना है कि इनमें से वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो डाइजेस्टिव एंजाइम की फाइनल सीक्रेशन के लिए इन्वॉल्व होगा या रिस्पॉन्सिबल होगा फ्रॉम दिस सेल। अच्छा, अब अगर हम स्ट्रक्चर्स देखें तो सेंटर में तो यहाँ पर मौजूद है ये न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये सेंटर वाला स्ट्रक्चर न्यूक्लियस है जिसको इन्होंने लेबल नहीं किया हुआ। न्यूक्लियस से ये जो आपको नालियों जैसा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जो कि सेल मेम्ब्रेन तक जा रहा है, दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। या तो ये बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शो कर रहा है या फिर ये बी शो कर रहा है सेल मेम्ब्रेन को। ठीक है, तो अगर ये वाला स्ट्रक्चर बी है तो ये सेल मेम्ब्रेन है, और अगर ये वाला स्ट्रक्चर बी है तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अच्छा, इसके अलावा आपको जो ये वाला स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, दिस स्ट्रक्चर, ठीक है, इसके अंदर वाली मेम्ब्रेन इस तरह की होगी। अब आपको पता है ये कौन सा स्ट्रक्चर है, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। इसका काम होता है रेस्पिरेशन का, एरोबिक रेस्पिरेशन। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका फंक्शन होता है इसमें दो टाइप्स होती हैं, एक रफ और एक स्मूथ। रफ का काम होता है इसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं तो प्रोटीन बनाना, और स्मूथ का काम होता है कैल्शियम को स्टोर करना या लिपिड को सिंथेसाइज करना या डिटॉक्सिफिकेशन। अच्छा जी, न्यूक्लियस के बिल्कुल ऊपर ये वाला जो एरिया है ये पोजीशन है बेसिकली इस तरह के स्ट्रक्चर की। ठीक है, ये इस तरह के फ्लैट से बैग होते हैं और ये एक दूसरे के ऊपर अटैच हुए हुए होते हैं और ये इस तरह से कनेक्टेड होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये कहलाता है गोल्जी एपरेटस। ठीक है, गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस का फंक्शन क्या होता है? गोल्जी एपरेटस का फंक्शन होता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो चीज़ बनकर आती है वो गोल्जी के पास आती है। गोल्जी इसके अंदर छेड़छाड़ करता है, कोई चीज़ हटा देता है, कोई चीज़ लगा देता है, और फिर फाइनली उसे पैकेज करता है एक बैग के अंदर। ठीक है, जैसे कि अगर ये वाला मटेरियल था तो ये इसे बैग में बंद करेगा और वो बैग इसके यहाँ से निकलेगा। ठीक है, और वो सेल से बाहर चला जाएगा, ये सेल के अंदर रहेगा, सेल से बाहर चला जाएगा। तो ये जो ऊपर आपको छोटे छोटे स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं ना, ये स्ट्रक्चर जिन्हें ए कहा गया है, ये वो बैग्स हैं, इन्हें वेजिकल्स कहा जाता है। इसमें वो एंजाइम बन के तैयार होगा या इसमें जो भी स्ट्रक्चर है वो बन के तैयार होगा जो या तो सेल के अंदर रहने के लिए होगा या फिर सेल के बाहर जाने के लिए होगा। और फिर होगा क्या, ये अगर सेल है, इसी को बनाते हैं यहाँ पे, ये अगर सेल है तो गोल्जी से जो चीज़ बनी वो बैग में आ गई और ये बैग जाकर फ्यूज़ हो जाएगा इस मेम्ब्रेन के साथ। जब ये बैग इस मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ होगा तो जो यहाँ से रास्ता बनेगा और ये चीज़ सेल से बाहर चली जाएगी। तो अगर ये कोई एंजाइम है जिसे यहाँ काम नहीं करना, सेल के बाहर काम करना है, तो ये फाइनल चीज़ है, ये फाइनल स्टेप है कि जिसके थ्रू जो है वो फाइनल सीक्रेशन होती है डाइजेस्टिव एंजाइम की। तो इसका करेक्ट आंसर ए होना चाहिए जो कि बेसिकली वेजिकल्स हैं। अगर ए नहीं हो तो उसके पीछे जो डी है वो आंसर होना चाहिए, क्योंकि गोल्जी जो है वो फाइनल सीक्रेशन जो है वो करता है। Now your next question है, the diagram below is of a cell from a gametophyte. प्लांट्स के अंदर दो तरह की जनरेशंस होती हैं, एक स्पोरोफाइट जिसका काम स्पोर बनाना होता है, ठीक है, स्पोरोफाइट, और एक होती है गैमेटोफाइट जिसका काम गैमेट्स बनाना होता है। और प्लांट्स के अंदर ये होता है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन बनती है और दूसरी से दोबारा पहली बन जाती है। स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बनता है और गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बनता है। अच्छा, स्पोरोफाइट जो होता है ना, इसके हर सेल में पूरे क्रोमोसोम होते हैं, यानी ये होता है डिप्लॉइड। जिस तरह मेरे जो सेल्स हैं उनमें 46 क्रोमोसोम है, तो मेरे तमाम सेल्स जो हैं सोमैटिक सेल्स वो डिप्लॉइड हैं। बिल्कुल इसी तरह स्पोरोफाइट के अंदर भी ये सेल डिप्लॉइड होते हैं। गैमेटोफाइट वो बॉडी होती है कि जिसके अंदर हर सेल में हाफ क्रोमोसोम होते हैं, तो ये हैप्लॉइड होता है। अच्छा, स्पोरोफाइट से डायरेक्टली गैमेटोफाइट नहीं बनता है, स्पोरोफाइट से बनते हैं स्पोर्स। मैंने आपको बताया कि स्पोरोफाइट होता है डिप्लॉइड जबकि स्पोर्स होते हैं हैप्लॉइड। तो डिप्लॉइड से हैप्लॉइड करने वाला कौन सा प्रोसेस है? ये है मियोसिस। अस्तगफिरुल्लाह, ये है मियोसिस। ठीक है, मियोसिस के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाता है। गैमेटोफाइट होता है हैप्लॉइड, इससे बनते हैं गैमेट्स, और जब गैमेट्स मिलते हैं तो उससे बनता है स्पोरोफाइट। गैमेट्स भी होते हैं हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड। कौन सा प्रोसेस हुआ है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम है तो ये माइटोसिस हुआ है। तो ये तो हो गई कुछ बेसिक्स। अब इन्होंने कहा है कि ये जो सेल है ना ये गैमेटोफाइट का है, यानी इसके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो क्या है? वो हाफ है, और ये डिवीजन कर रहा है। व्हाट इज द टाइप ऑफ डिवीजन एंड द स्टेज? चलो, ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। देखिए भाई,
अगर ये गैमेटोफाइट है तो पहली बात इसके अंदर ऑलरेडी हाफ क्रोमोसोम थे, तो हम सपोज कर लेते हैं कि इस प्लांट में टोटल 20 क्रोमोसोम है, ठीक है। स्पोरोफाइट में कितने क्रोमोसोम है? 20। इससे बना गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट के अंदर कितने क्रोमोसोम है? 10। अब मैंने आपको बताया गैमेटोफाइट के अंदर क्या बनते हैं? गैमेट्स। गैमेटोफाइट में गैमेट्स बनते हैं, और गैमेट्स जो हैं वो बेसिकली उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैरी करते हैं जितने गैमेट्स गैमेटोफाइट में होता है। तो ये कौन सा प्रोसेस हुआ है यहाँ पे? ये माइटोसिस हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब अगर ये गैमेटोफाइट है और इससे गैमेट बनेगा तो उसके अंदर भी सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम जाएंगे। तो आपको पता है माइटोसिस के अंदर क्या होता है? एक सेल डिवाइड होता है, ये 46 क्रोमोसोम वाला सेल है, ये डिवाइड होता है तो 2 सेल बनते हैं, दोनों में कितने क्रोमोसोम जाते हैं? 46, और इसमें भी जाएंगे 46। अब अगर ये सेल है, ये डिवाइड हो रहा है, तो इससे ये एक सेल बनेगा और ये इससे दूसरा सेल बनेगा, ठीक है। अब इस सेल के अंदर काउंट करिए कितने क्रोमोसोम है? 1, 2, 3 और 4। 4 क्रोमोसोम इधर गए हैं, और इसमें कितने क्रोमोसोम है? 4 इधर गए हैं। इधर 46, इधर 46, इसका मतलब ओरिजिनल में भी 46 थे। इधर 4 गए, इधर 4 गए, इसका मतलब ओरिजिनल सेल में कितने थे? 4 क्रोमोसोम थे, यानी गैमेटोफाइट के अंदर 4 क्रोमोसोम थे। अच्छा, अब इन्होंने पूछा क्या है? पहली बात, ये डिवीजन कौन सी है? देखें, जो भी सेल हैप्लॉइड होता है ना, यानी आधे क्रोमोसोम वाला होता है, कहाँ चला गया? जो भी सेल हैप्लॉइड होता है एन वाला, वो हमेशा माइटोसिस करता है। कोई भी हैप्लॉइड सेल मियोसिस कर ही नहीं सकता। तो पहली बात, आपने मियोसिस को काट दिया। सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉइड सेल मियोसिस करता है। फॉर एग्जांपल, मेरा अगर सेल है जिसमें 46 क्रोमोसोम है, तो ये वाला सेल माइटोसिस भी कर सकता है, ये वाला सेल मियोसिस भी कर सकता है। लेकिन अगर मेरा सेल है कि जिसके अंदर 23 क्रोमोसोम है, यानी हैप्लॉइड है, ये सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस कर सकता है, ये मियोसिस नहीं कर सकता। तो इसमें 4 क्रोमोसोम है ना, ये ऑलरेडी हैप्लॉइड है, तो ये माइटोसिस नहीं कर ये मियोसिस नहीं कर सकता, ये माइटोसिस कर सकता है। तो ये तीनों सही हो सकते हैं। अब स्टेज आपको कैसे पहचानना होता है? तो देखें, ये वो स्टेज है कि जिसमें क्रोमोसोम जो है वो बीच से स्प्लिट हो गए हैं, और एक धागा इधर जा रहा है और एक धागा इधर जा रहा है। वो कौन सा स्टेज है? सबसे पहले तो ये सोचें कि जिसके अंदर क्रोमोसोम सेल के बिल्कुल सेंटर में आ जाता है। ये अगर सेल का सेंटर है, तो एक स्टेज होता है जिसमें क्रोमोसोम सेल के सेंटर में आ जाता है। इसके लिए वर्ड यूज होता है मेटाफेज। दिस इज मेटाफेज। तो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है ये मेटाफेज नहीं था, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है? यहाँ से धागा और यहाँ से धागा इसे खींच रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, और ये बीच से स्प्लिट हो गए, और स्प्लिट हो गए इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। यानी ये मेटाफेज नहीं है, ये मेटाफेज के बाद का फेज है। मेटाफेज के बाद आता है एनाफेज। तो यहाँ पर आपको ये जो नजर आ रहा है ये एनाफेज है। सिर्फ एक ही स्टेज है, ये मेटाफेज नहीं है। प्रोफेज तो सबसे पहले होता है, ये वो भी नहीं है, ये एनाफेज है, ये अर्ली एनाफेज है। डिवीजन का नाम माइटोसिस है। फिर इन्होंने यहाँ दिया हुआ है नंबर ऑफ क्रोमोसोम पूरे कितने होंगे। देखिए, ये है गैमेटोफाइट का सेल, इसमें है आधे क्रोमोसोम, 4 क्रोमोसोम है। तो इसका जो सेल होगा, जो डिप्लॉइड होगा, उसमें कितने क्रोमोसोम होंगे? उसमें 4 के डबल होंगे, यानी 8 क्रोमोसोम होंगे। तो करेक्ट आंसर जो है हमारा वो ई है। माइटोसिस हो रहा है, ये अर्ली एनाफेज है, एनाफेज का स्टार्ट है, क्योंकि एनाफेज जो है उसके अंदर जो क्रोमोसोम है वो एक दूसरे से दूर जाना शुरू करते हैं। और इसका अगर आप वो वाला सेल देखें जो इसके स्पोरोफाइट का होगा, जिसमें पूरे क्रोमोसोम होंगे, तो वो 8 क्रोमोसोम होंगे। Now, which one of the following statement correctly describe the transcription of DNA? अब ये ट्रांसक्रिप्शन क्या है भाई? तो आपको पता है हमारा जो DNA है उसके अंदर हमारी सारी इंफॉर्मेशन होती है, और इससे बनता क्या है? DNA में जितनी भी इंफॉर्मेशन है उससे बनना होता है प्रोटीन। ये प्रोसेस कहलाता है जीन एक्सप्रेशन, या ये प्रोसेस कहलाता है प्रोटीन सिंथेसिस। अब ये जो काम होता है ये 2 स्टेप्स में होता है। DNA से पहले बनता है RNA, ये जो सिंगल धागा होता है, दिस इज DNA डबल स्ट्रैंडेड, और ये होता है RNA, दिस इज सिंगल स्ट्रैंडेड। होता क्या है? इस DNA की इंफॉर्मेशन को कॉपी किया जाता है, और वो कॉपीड इंफॉर्मेशन कहलाती है RNA, और इसका एक खास नाम होता है, दिस इज नोन एज mRNA, मैसेंजर RNA। ये वाला प्रोसेस कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। अच्छा, इसकी ज़रूरत क्या है? तो बहुत आसान सी बात है। ये हमारा सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। आपको पता है प्रोटीन बनाना जिम्मेदारी होती है कुछ डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, छोटे छोटे दाने की तरह, जिन्हें हम कहते हैं राइबोसोम्स। ये राइबोसोम पड़े हुए हैं कहाँ? ये हैं साइटोप्लाज्म में। जबकि DNA कहाँ पड़ा होता है? DNA होता है न्यूक्लियस में। अब इंफॉर्मेशन पड़ी है न्यूक्लियस के अंदर, काम करने वाले पड़े हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। ना राइबोसोम अंदर जा सकते हैं, ना DNA बाहर आ सकता है। तो कोई ऐसा मॉलिक्यूल चाहिए जो यहाँ भी आ सके और यहाँ भी आ सके, तो वो मॉलिक्यूल कहलाता है मैसेंजर RNA। यहाँ से इंफॉर्मेशन लेता है, फिर बाहर आता है और प्रोटीन सिंथेसिस होता है।
तो डीएनए से आरएनए का बनना कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से जब प्रोटीन बनती है, ये आरएनए बनने के बाद ये आरएनए बन गया, ये बाहर आता है, बाहर आने के बाद ये राइबोसोम के पास जाता है और ये उसे देखकर प्रोटीन बनाते हैं, तो ये स्टेप कहलाता है ट्रांसलेशन। यहाँ पे इन्होंने पूछा है ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। तो पहला ऑप्शन है इट प्रोड्यूसेस अमाइनो एसिड, गलत बात है, क्योंकि अमाइनो एसिड प्रोड्यूस करने में अमाइनो एसिड की चेन बनाना या प्रोटीन बनाना जो है ये ट्रांसलेशन के अंदर होता है, ये ट्रांसक्रिप्शन में नहीं होता। इट रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज डीएनए सिंथेसिस। देखिए डीएनए सिंथेसिस कब होगा, डीएनए से डीएनए कब बनता है, डीएनए की कॉपी कब होती है, जब सेल को डिवाइड होना होता है, ठीक है। तो ये काम होता है माइटोसिस या मियोसिस से पहले एक वक्त में, जिसे हम कहते हैं इंटरफेज। तो ये काम ट्रांसक्रिप्शन में नहीं होता। इट इज़ अ सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस, इसी को कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव। डीएनए से डीएनए जो बनता है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये ओरिजिनल डीएनए है और इससे 2 डीएनए बनने हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि ये ओरिजिनल डीएनए बाकी रहे और नया डीएनए बन जाए, बल्कि क्या होगा, इसके 2 धागे अलग हो जाएंगे। ये एक धागा है, ये दूसरा धागा है। फिर क्या होगा, इसके ये वाले धागे के अराउंड दूसरा धागा बनेगा और इसके अराउंड भी दूसरा धागा बनेगा। तो पुराना जो डीएनए था वो आधा आधा सेव हो गया और आधा आधा नया डीएनए बना। इस प्रोसेस को कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव। अगर तो पूरा डीएनए बाकी रहता, अगर तो ये वाली सिचुएशन होती कि ये वाला डीएनए पूरा बाकी रहता और यहाँ पे जो नया डीएनए बनता वो इस तरह का होता, तो हम कहते हैं रेप्लिकेशन क्या है, कंजर्वेटिव, क्योंकि पूरा डीएनए बच गया और ये नया डीएनए बना। बट चूंकि आधा डीएनए बचता है तो ये रेप्लिकेशन कहलाती है सेमी कंजर्वेटिव। तो ये भी रेप्लिकेशन के अंदर होता है। इट अकर्स एट द सरफेस ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम के ऊपर कौन सा प्रोसेस होता है, ये वाला होता है, जिसे आप कहते हैं ट्रांसलेशन। तो ये भी इनकरेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट है इट प्रोड्यूसेस मैसेंजर आरएनए। डीएनए से आरएनए जो बनता है ये प्रोसेस कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। और यहाँ पर एक एंजाइम इस्तेमाल होता है जो डीएनए से आरएनए बनाता है, दैट इज नोन एज आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए बनाने वाला आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। ओके, अ वुमन with normal color vision whose father was red green color blind। ये नॉर्मल है, यानी इसके अंदर कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, लेकिन इसके फादर के अंदर जो थी वो कलर ब्लाइंडनेस थी, इसके फादर को कलर ब्लाइंडनेस थी। अब इसकी शादी हो गई है विद अ रेड ग्रीन कलर ब्लाइंड। तो ये नॉर्मल फीमेल जो है इसकी शादी हुई है कलर ब्लाइंड मेल से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड बीइंग रेड ग्रीन कलर ब्लाइंड। तो बहुत आसान से सवाल है, लेट्स सी। देखिए भाई, ये जो वुमेन है ये नॉर्मल कलर विजन की है, ठीक है। अब आपको पता है कि फीमेल के अंदर 3 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, या तो वो बिल्कुल नॉर्मल होगी, उसके अंदर ना बीमारी होगी ना उसके पास ख़राब वाली जीन होगी, कलर ब्लाइंड वाली जीन होगी। एक कंडीशन होती है जिसके अंदर उसके पास दोनों जीन्स कलर ब्लाइंडनेस की होती है, तो वो कलर ब्लाइंड होती है। और तीसरी कंडीशन वो होती है जिसमें वो खुद नॉर्मल होती है लेकिन उसके पास एक कलर ब्लाइंड जीन होती है, लेकिन उसके अपने अंदर तो प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन उसके बच्चे में मसला होता है। अब इनमें से ये कौन सी है, तो ये दिखने में तो नॉर्मल है, लेकिन इसके फादर कैसे थे, इसके फादर थे कलर ब्लाइंड। तो लाजिम है कि इसके पास एक जीन खराब वाली आई होगी। मैं बताता हूँ कैसे। ये फीमेल का जीनोटाइप होता है XX, ठीक है, X और X। अच्छा, इसके पास एक जीन है नॉर्मल। नॉर्मल को हम कैपिटल C से रिप्रेजेंट करेंगे, ये डोमिनेंट होती है, यानी इसके होते हुए कलर ब्लाइंडनेस नहीं होती। और एक जीन इसके पास है कलर ब्लाइंडनेस की। कहाँ से आई है, ये मिली है इसे इसके फादर से, क्योंकि इसके फादर जो थे उनके पास, फादर के पास एक ही X होगा ना, मेल है फादर, तो फादर के पास जो X है वो कलर ब्लाइंडनेस वाला था, क्योंकि इसका फादर कलर ब्लाइंड है। तो ये हिंट थी, इसने आपको बताया कि ये नॉर्मल नहीं है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, दोनों X के ऊपर कैपिटल C लगा देंगे, यानी ये फीमेल कंप्लीटली नॉर्मल है, तो इनका जो आंसर होगा ना वो गलत हो जाएगा। इस फीमेल के पास एक जीन जो है ये नॉर्मल वाली है और एक जीन जो है ये ख़राब वाली है। ये हमें कैसे पता लगा, क्योंकि इसके फादर कलर ब्लाइंड थे, तो फादर के पास से एक X आया होगा, मदर के पास से एक X, मदर के पास से नॉर्मल वाला आया, फादर के पास से ख़राब वाला आया। अब इसकी शादी हुई है, इस लड़की की शादी हुई है कलर ब्लाइंड मेल से, ठीक है। तो मेल के पास होता है X और Y, और कलर ब्लाइंडनेस की जीन सिर्फ और सिर्फ X पर लगी होती है, और ये कलर ब्लाइंड है, तो ये आ गया स्मॉल c, ये हो गया जीनोटाइप। अब क्रॉस बना लें, बहुत आसान है। ये बॉक्स बनाया आपने, एक तरफ आप फीमेल के गैमेट्स ले लें, X कैपिटल C, X स्मॉल c, ठीक है। एक तरफ मेल के गैमेट्स ले लें, X स्मॉल c और Y। लेकिन ये जब इसके साथ क्रॉस होगा तो लड़की बनेगी और ये कलर ब्लाइंड नहीं होगी। हमें कलर ब्लाइंड जो है वो निकालना है। ये कलर ब्लाइंड नहीं होगी, ये कैरियर है, लेकिन इसके अंदर कलर ब्लाइंडनेस नहीं मिलेगी। ये जब इसके साथ मिलेगा तो बनेगा XY, मेल बनेगा, और इसके पास भी कैपिटल C है, तो ये भी कलर ब्लाइंड नहीं होगा।
ये जब इसके साथ मिलेगा तो बनेगी लड़की जो कलर ब्लाइंड होगी, क्योंकि इसके पास दोनों स्मॉल सी आ गए। और ये जब इसके साथ मिलेगा तो लड़का बनेगा और ये बनेगा कलर ब्लाइंड। तो देखें 4 में से 2 बच्चे जो हैं वो नॉर्मल हैं, 2 बच्चे जो हैं वो कलर ब्लाइंड हैं। हमें कलर ब्लाइंड का पता लगाना था, तो 4 में से 2 का मतलब हो गया 50%। तो ये प्रोबेबिलिटी जो बनती है वो बनती है 0.50। ठीक है, इसको अगर आप डिवाइड कर देंगे 50% को 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा 0.50। ये प्रोबेबिलिटी होगी, यानी 50% चांस है कि क्योंकि देखें लड़का हो सकता है या लड़की हो सकती है, तो कोई भी पैदा होगा तो उनमें 50% चांस है कि नॉर्मल बच्चा पैदा हो, 50% चांस है कि उसे कलर ब्लाइंडनेस हो। तो 0.50 प्रोबेबिलिटी हो गई। Now, which of the following ideas was not part of Charles Darwin's theory of evolution by natural selection? बार बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं, डार्विन की थ्योरी का कौन सा पॉइंट नहीं था या लेमार्क की थ्योरी का कौन सा पॉइंट नहीं था। तो डार्विन का पहला पॉइंट था कि भाई एनिमल्स के पास या ऑर्गेनिज्म के पास जो है ना वो रिप्रोडक्शन की एबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इतनी ज़्यादा रिप्रोडक्शन की एबिलिटी है जितने बच्चे जो है वो सर्वाइव भी नहीं कर सकते। आप खुद देख लें, इंसानों के अंदर एक स्पर्म चाहिए होता है बच्चा पैदा करने के लिए, लेकिन जो ह्यूमन मेल होता है वो एक बार में मिलियंस ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस जो है वो करता है। तो बहुत ज़्यादा एबिलिटी है। तो ये वाला पॉइंट तो डार्विन का है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। फिर इन्होंने कहा भाई डार्विन कहता है कि इंडिविजुअल्स जो हैं वो कम्पीट करते हैं, यानी लड़ाई होती है उनके दरमियान। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं। फॉर एग्जांपल खाना जो है वो लिमिटेड है, शेल्टर जो है वो लिमिटेड है। इंसानों के दरमियान भी लड़ाई होती है क्योंकि वसाइल लिमिटेड है, आबादी ज़्यादा है। तो ये भी डार्विन का पॉइंट है, ये भी हमारा आंसर नहीं है। इसके बाद इसने कहा कि भाई सिर्फ वो सर्वाइव करते हैं या वो अडेप्ट करते हैं जिनके पास बेटर वेरिएशंस होती हैं, यानी जिसके पास बेटर कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो सर्वाइव भी करेगा, वो फिर आगे रिप्रोड्यूस भी करेगा। जैसे अगर शेर के 2 बच्चे हैं, उनमें से एक को शिकार करना आता है, एक को नहीं आता, तो वो सर्वाइव करेगा जिसको शिकार करना आता है, और जिसको नहीं आता वो मर जाएगा। तो ये भी डार्विन का पॉइंट है, ये भी हमारा आंसर नहीं है। उसके बाद इसने कहा एडेप्टिव वेरिएशन इज इनहेरिटेड, यानी जो अच्छे कैरेक्टर्स होते हैं, जो अच्छी वेरिएशंस होती हैं वो आगे पास ऑन होती हैं, और जो ख़राब वाली होती हैं वो पास ऑन नहीं होती। तो ये भी सही है। बच गया क्या? वेरिएशन बिटवीन इंडिविजुअल्स अराइज बाय जीन म्यूटेशन। देखें डार्विन ने ये तो कहा था कि 2 इंडिविजुअल्स के दरमियान जो है वो वेरिएशंस होती हैं। इसने ये तक कहा था कि एक एनिमल के जो 2 बच्चे होते हैं, अगर एक शेर के 2 बच्चे हैं या एक इंसान के 2 बच्चे हैं, इवन ट्विंस भी हों, फिर भी वो एग्जैक्टली एक जैसे नहीं होते, उनकी जो एबिलिटीज़ होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। लेकिन डार्विन ने ये नहीं बताया था कि क्यों। डार्विन ने कॉज ऑफ वेरिएशन नहीं बताया था। ठीक है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, यानी ये गलत स्टेटमेंट है, ये डार्विन का पॉइंट नहीं है। डार्विन ने ये नहीं बताया था कि डार्विन ने म्यूटेशन के बारे में कोई तस्करा नहीं किया था। डार्विन के बाद एक थ्योरी आई थी जिसका नाम था डिवरीज। ये डिवरीज जो था इसने बताया था कि जो वेरिएशन आती है उसका कॉज एक्चुअली होता है जीन म्यूटेशन। ओके, व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द लाइट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो आपका पता है फोटोसिंथेसिस के 2 प्रोसेस होते हैं, एक लाइट रिएक्शन होता है और एक डार्क रिएक्शन होता है। लाइट रिएक्शन वो है जिसमें लाइट डायरेक्टली चाहिए होती है, डार्क रिएक्शन वो है जिसमें लाइट डायरेक्टली नहीं चाहिए होती। ऑल्दो ये दोनों प्रोसेस होते हैं दिन के वक्त। लाइट रिएक्शन में क्या होता है भाई, सनलाइट जो है वो एंटर होती है, सनलाइट एंटर होती है और इसकी एनर्जी को स्टोर किया जाता है 2 मॉलिक्यूल में, एक का नाम है ATP, एक का नाम है NADPH। ठीक है, NADPH। और क्या होता है भाई, आपको पता है फोटोसिंथेसिस के अंदर इस्तेमाल होता है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसमें से जो वाटर है वो लाइट रिएक्शन में इस्तेमाल होता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डार्क रिएक्शन में इस्तेमाल होता है। अभी हमने बात करनी है लाइट रिएक्शन की, तो हमने देखना है इनमें से कौन सा स्टेप जो है वो ट्रू है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। देखिए सबसे पहले तो ये समझें कि ये जो ATP है इसकी ना 2 हालतें होती हैं। इस वक्त ये आपके मोबाइल की बैटरी की तरह ये चार्ज है, जब आप इसे यूज़ कर लेंगे तो ये बन जाता है ADP। ठीक है, ADP होता क्या है, इसके अंदर जो 3 फॉस्फेट थे उसमें से एक फॉस्फेट अलग हो जाता है। तो ये आपकी बैटरी की हालत है, जब आप उसे मुकम्मल यूज़ कर लेते हैं फिर आप चार्ज पे लगाते हैं तो वो दोबारा से चार्ज होकर ये इस तरह की कंडीशन में आ जाती है। ये वाला जो स्टेप है ना, ATP से जो ADP बन रहा है ये कहलाएगा हाइड्रोलाइसिस, यानी ब्रेक हो रहा है। ATP मॉलिक्यूल टूट रहा है तो ये हाइड्रोलाइसिस कहलाएगा, और ADP से ATP जो है ये वाला प्रोसेस कहलाएगा सिंथेसाइज या सिंथेसिस। ठीक है, बेसिक हो गई। अच्छा, अब आ जाते हैं दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर। ये मॉलिक्यूल है जिसका नाम है NAD पॉजिटिव। ये घूम रहा होता है सेल के अंदर, इसकी भी 2 हालतें होती हैं। इसको ना पकड़ाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और जैसे ही इसको इलेक्ट्रॉन मिलते हैं ना 2 हाइड्रोजन चिपक जाता है इसके साथ,
तो ये कन्वर्ट हो जाता है NADH के अंदर, और साथ में फॉस्फेट जो है ना वो भी आकर चिपक जाता है, तो ये बन जाता है NADPH। ये मैंने H पहले लिख दिया, कोई मसला नहीं है, सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि एनिमल्स के अंदर NADPH नहीं होता, मेनली NADH होता है, ठीक है। प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस में NADPH बनता है, हमारे पास NADH होता है मेनली। ग्लाइकोलाइसिस में आप पढ़ेंगे, क्रैब्स साइकिल में पढ़ेंगे। तो ये क्या हुआ, ये आपने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स डाले, इलेक्ट्रॉन्स का हासिल करना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन्स का हासिल करना कहलाता है रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन्स का जो गेन होता है वो कहलाता है रिडक्शन। और जब इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए जाएंगे तो ये वापस इस हालत में आ जाएगा। देखें कैसे पता मुझे इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन्स निकालना या इलेक्ट्रॉन का लॉस कहलाता है ऑक्सीडेशन। अब मैंने आपको क्या कहा, मैंने कहा लाइट रिएक्शन के अंदर क्या होता है, क्या बनता है, ATP। इसका मतलब ATP सिंथेसिस होता है, हाइड्रोलाइज नहीं होता, ठीक है। और मैंने आपको कहा NADPH बनता है, NAD नहीं बनता। इसका मतलब कौन सा प्रोसेस हो रहा है, रिडक्शन, यानी ये वाला मॉलिक्यूल रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं, लॉस नहीं हो रहे। तो क्या हो रहा है, ATP सिंथेसिस हो रहा है और NAD जो है वो रिड्यूस हो रहा है, यानी उसमें रिडक्शन हो रही है। अब पहला ऑप्शन देखें, ADP इज हाइड्रोलाइज। अगर तो ये वाला मॉलिक्यूल हाइड्रोलाइज होगा ना तो ये बनेगा AMP, ATP नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये वाला काम नहीं हो रहा। और आगे क्या लिखा है, NADPH ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडाइज नहीं होता, क्या होता है, रिड्यूस होता है, रिडक्शन होती है। दूसरा ऑप्शन क्या है, ATP सिंथेसाइज, बिल्कुल सही है, ATP बनता है यहाँ पे। बाय फोटोफॉस्फोराइलेशन, बिल्कुल सही है। देखिए फॉस्फोराइलेशन का मतलब है फॉस्फेट का ऐड होना, या आम अल्फाज में समझ लें ATP का बनना फॉस्फोराइलेशन कहलाता है। अब उसके लिए जो एनर्जी आती है वो कहाँ से आती है, फोटोसिंथेसिस में वो आती है लाइट से, तो इसे हम कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। यहाँ तक की स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आगे क्या लिखा है, NADP रिड्यूस, बिल्कुल सही है, NAD जो है वो रिड्यूस हो रहा है और NADP बन रहा है, बिल्कुल सही है, ये वाली स्टेटमेंट सही है। इसके बाद क्या है, ATP इज हाइड्रोलाइज, मैंने आपको बताया ATP हाइड्रोलाइज नहीं होता। इसमें क्या लिखा है, ATP हाइड्रोलाइज नहीं होता। ATP इज फॉस्फोराइलेटेड, बिल्कुल सही है, ATP जो है वो उसके अंदर फॉस्फेट ऐड होता है, बिल्कुल सही है। और NADP क्या होता है, ऑक्सीडाइज। देखिए यहाँ तक की स्टेटमेंट सही थी, बट अगर ये कहते हैं NADP रिड्यूस होता है तो ये पूरी स्टेटमेंट सही हो जाती, तो ये भी गलत है। करेक्ट स्टेटमेंट है ATP सिंथेसाइज एंड NADP जो है वो रिड्यूस होता है। नाउ आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली मैच पेयर, यानी इनमें से 4 चीजें सही हैं, एक चीज जो है वो गलत है। तो पहली स्टेटमेंट है कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट क्या होता है भाई, जितना अमाउंट, ये आपका अगर हार्ट है, ठीक है, ये सिंपल सा हार्ट में बना रहा हूँ, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। लेफ्ट साइड पे होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट साइड से एक पाइप निकलता है जिसका नाम है एओर्टा। देखें जितना ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में पंप किया जाता है ना 1 मिनट में, यानी आपका हार्ट जब एक बार बीट करेगा तो ब्लड जाएगा यहाँ पे, फिर दोबारा बीट करेगा, फिर ब्लड जाएगा यहाँ पे, तो आपका हार्ट एक बार 1 मिनट में कॉन्ट्रैक्ट करता है 72 टाइम्स। तो उस 72 टाइम्स में जितना ब्लड इसने पंप किया है एओर्टा में वो कहलाता है कार्डियक आउटपुट, बिल्कुल सही है। तो ये हमारा आंसर नहीं है। इसके बाद क्या है, एट्रियल सिस्टली, एट्रिया का कॉन्ट्रैक्ट करना। ये जो दोनों चेम्बर्स हैं जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, नॉर्मली कॉन्ट्रैक्शन को हम सिस्टोल या सिस्टली कहते हैं, तो ये दोनों चेम्बर साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ये दोनों चेम्बर साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो एट्रियल सिस्टली का मतलब है एट्रिया का कॉन्ट्रैक्ट करना, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द 2 एट्रिया, बिल्कुल सही है, ये भी हमारा आंसर नहीं है। हार्ट मर्मर, डिफेक्ट ऑफ द हार्ट वाल्व्स। देखिए आपको पता है एट्रिया से ब्लड आता है वेंट्रिकल में, ठीक है, यहाँ से ब्लड आता है इस डायरेक्शन में, यहाँ से भी ब्लड आता है इस डायरेक्शन में। अब ब्लड को वापस नहीं जाना चाहिए क्योंकि ब्लड ने जाना होता है आगे, पाइप्स के अंदर जाना होता है, वेंट्रिकल से दोबारा एट्रिया में नहीं जाना होता। तो यहाँ पे लगे होते हैं कुछ वेल्व्स, ये जो वेल्व्स हैं हमारे पास ये बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है, जिसे आपने पढ़ा है लब डब। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि जो वेल्व्स हैं ये प्रॉपर्ली वर्क नहीं करते। जब ये प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेंगे, मैं यहाँ बनाता हूँ, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है। तो ये हमारे पास हार्ट है, ये एट्रिया है, ठीक है, इसमें मैंने गैप बना दिया, यहाँ से ब्लड फ्लो होके जाता है, ये लगा हुआ है वेल्व, ठीक है। तो ब्लड यहाँ से यहाँ तो आता है लेकिन वापस नहीं जाना चाहिए, तो ये वेल्व बंद होते हैं जिसकी वजह से हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है लब। और एक और जगह वेल्व होते हैं जिनसे हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है डब। ये वेल्व्स अगर नॉर्मली बंद ना हो, क्लोज ना हो, एबनॉर्मली क्लोज हो, तो उसकी वजह से कुछ एबनॉर्मल साउंड आते हैं। नॉर्मली आपको सिर्फ 2 साउंड आते हैं, लब डब,
लेकिन अगर कोई एबनॉर्मल साउंड आ रहा है तो वो हार्ट मरमर कहलाता है और ये हार्ट के वेल्व का डिफेक्ट होता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसके बाद क्या कहते हैं भैया, डायस्टली। मैंने कहा था सिस्टली कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन को, डायस्टली कहते हैं रिलैक्सेशन को। पहले क्या होता है, ये हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसे हम कहते हैं सिस्टली, फिर ये रिलैक्स करते हैं चेम्बर्स, तो ये डायस्टली कहलाता है। बिल्कुल इसी तरह है, आप अपनी मुट्ठी बंद करें तो ये बेसिकली मसल की कॉन्ट्रैक्शन हो गई, ये सिस्टली है। मुट्ठी खोलें तो ये आप रिलैक्स कर रहे हैं, ये डायस्टली है। तो ये क्या कह रहे हैं भाई, डायस्टली क्या होता है, फेज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। बिल्कुल गलत है, तो यही हमारा आंसर है। ये स्टेटमेंट सही नहीं है, हमें इनकरेक्ट निकालनी थी। नाउ आखिरी क्या है, राइट एट्रियम इन डायस्टलिक फेज रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम वीना केवा। ये बिल्कुल सही है। राइट साइड पे मैंने आपको कहा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजनेटेड होता है। तो जब राइट साइड वाला चेंबर, ये वाला चेंबर रिलैक्स करता है तो ये दो पाइप होते हैं यहाँ पे, इनसे ब्लड फ्लो होके आता है इसमें। ये वाला पाइप कहलाता है इंफीरियर वीना केवा, ये वाला पाइप कहलाता है सुपीरियर वीना केवा। ये पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाके यहाँ पर छोड़ देते हैं, फिर वो ब्लड जाता है यहाँ पे राइट वेंट्रिकल में, फिर वो ब्लड जाता है लंग्स के अंदर। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, यानी ये हमारा आंसर नहीं है। तो हमारा आंसर है डी। नाउ डिप्थीरिया रेफर्स टू, अच्छा इस क्वेश्चन के अंदर ना गड़बड़ है, ये डिप्थेरिया नहीं पूछना चाह रहे। डिप्थेरिया तो बेसिकली एक बीमारी होती है जो बैक्टीरिया से होती है, तो ये पूछना चाह रहे हैं डिप्टेरा, DIPTERA, डिप्टेरा। अच्छा अब ये जो डिप्टेरा है ये आपको मिल जाएगा चैप्टर नंबर 5 के अंदर, चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का, जिसके अंदर टेक्सोनॉमी है, क्लासिफिकेशन है। तो वहाँ पर जो हमारी हाउस फ्लाई होती है, घर में जो मक्खी होती है हमारे, उसकी पूरी क्लासिफिकेशन दी हुई है। उसका जो नाम होता है वो होता है मस्का डोमेस्टिका। मस्का डोमेस्टिका ये इसका नाम है पूरा, ठीक है। अब आपको पता है, सॉरी ये डी बड़ा नहीं होगा, ये डी छोटा होगा। अब आपको पता है कि जो भी नाम होता है किसी का, उसके दो हिस्से होते हैं, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा। इसका जो पहला हिस्सा है ये शो करता है जीनस को, इसको हम कैपिटल से स्टार्ट करते हैं, और ये जो हिस्सा है ये शो करता है स्पीशी को, इसको हम स्मॉल अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो डोमेस्टिका इसकी स्पीशी का नाम है और मस्का इसके जीनस का नाम है, और ये मिलाकर हम इसका नाम रखते हैं मस्का डोमेस्टिका। अब आपको पता है सबसे लोवेस्ट जो है वो स्पीशी है, स्पीशी के ऊपर होता है जीनस, जीनस के ऊपर होती है आपकी फैमिली, फैमिली के ऊपर होती है आपकी ऑर्डर, ऑर्डर के ऊपर होता है क्लास। तो स्पीशी का नाम क्या है, स्पीशी का नाम हो गया डोमेस्टिका, जीनस का नाम क्या है मस्का, इसकी जो फैमिली है उसका नाम है मसिडाए, मसिडाए, और इससे ऊपर जो इसका ऑर्डर है उसका नाम है डिप्टेरा। तो ये सवाल इस तरह से पूछना चाह रहे हैं कि ये जो डिप्टेरा है ये इनमें से कौन सी इसका नाम है, तो ये बेसिकली इसका ऑर्डर है। किसका ऑर्डर है, ये हाउस फ्लाई का ऑर्डर है। इसकी फैमिली का नाम मसिडाए है, इसकी स्पीशी का नाम डोमेस्टिका है, इसके जीनस का नाम मस्का है, और इसकी क्लास का जो नाम है वो है इंसेक्टा। ये क्लास इंसेक्टा से बिलोंग करती है। अब आपको पता है इसके ऊपर क्लास इंसेक्टा कौन से फाइलम में है, तो फाइलम का नाम है इसका आर्थ्रोपोडा, और इसी तरह से जो फाइलम होता है वो किंगडम के अंदर आता है। किंगडम कौन सा है भाई, किंगडम एनिमेलिया है। तो ये पूरी क्लासिफिकेशन है इसकी जो दी हुई है बुक के अंदर, ये आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। Now the diagram below represent the structure of chloroplast, बिल्कुल सही है, as seen in the section. Now which label A, B, C, D और E indicate the site of light reaction of photosynthesis? Okay, तो पहले मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बनाऊं। तो ये हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, दिस इज क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट की दो लेयर्स हैं, जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया की दो लेयर्स होती हैं, मेम्ब्रेन्स होती हैं, तो बिल्कुल इसी तरह क्लोरोप्लास्ट की भी दो लेयर्स हैं, ठीक है। अच्छा इसके बाद हमारे पास इसके अंदर ना ये कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, बैग लाइक या सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। ये अलग अलग भी होते हैं और ये गुच्छे भी बने हुए होते हैं। ये एक बैग, ये सिंगल बैग जो है ये कहलाता है थाइलाकॉइड, और यहां पर आपको नजर आ रहा है कि ये बैग्स का एक गुच्छा है, दिस इज कॉल्ड ग्रैनम, दिस इज ग्रैनम, ठीक है। अच्छा इसके बाहर ये जितना भी एरिया आपको नजर आ रहा है, ठीक है, जहां पर मैंने ये अजीब सा वो बनाया पैटर्न, दिस इज नोन एज स्ट्रोमा। अब आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस के दो स्टेप्स होते हैं, एक लाइट रिएक्शन, एक डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन जो होता है वो होता है थाइलाकॉइड में,
या आप कह लें ग्रेनम के अंदर, इन दोनों में से कोई भी है अगर तो वो करेक्ट है। तो लाइट रिएक्शन इन बैग्स के अंदर होता है, ठीक है, इन बैग्स में। और ये जो बाहर का एरिया है, बैग्स के बाहर का जो एरिया जो बना हुआ है, ये पूरा एरिया जो है ये स्ट्रोमा कहलाता है, यहाँ पे होता है डार्क रिएक्शन। तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये क्या है, ये मेम्ब्रेन है, ठीक है, एक मेम्ब्रेन है, ये क्या है, ये दूसरी मेम्ब्रेन होगी। ये जो सी है ये क्या है, ये स्ट्रोमा है, सी के अंदर होता है डार्क रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, ये जो गोल गोल से बैग आपको नजर आ रहे हैं जिसको बी कहा गया है, ये बेसिकली स्टार्च को स्टोर करने वाले ग्रेन्यूल्स हैं, ठीक है, इसके अंदर स्टार्च जमा होता है। तो बच गया क्या, बच गया आपका ये ई जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इसे, ये बेसिकली इन चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज थाइलाकॉइड। तो करेक्ट आंसर जो है हमारा वो ई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द साइंटिफिक नेम ऑफ गम ट्री इज Acacia nilotica, ठीक है, एंड दैट ऑफ कत्था प्लांट इज Acacia catechu. दिस इंडिकेट दैट बोथ गम ट्री एंड कत्था प्लांट्स आर मेंबर्स ऑफ। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था, जो नेम होता है उसका जो पहला हिस्सा होता है वो शो करता है जीनस को, और दूसरा हिस्सा शो करता है स्पीशी को। यहाँ पर भी देखें, पहला हिस्सा शो करेगा जीनस को और दूसरा हिस्सा शो करेगा स्पीशी को। तो इनकी जीनस का नाम जो है वो आपको सेम नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों सेम जीनस से बिलोंग करते हैं लेकिन डिफरेंट स्पीशी हैं। तो सेम स्पीशी नहीं है, सेम जीनस है, क्लास डिफरेंट नहीं है, सेम स्पीशी नहीं है, सेम जीनस है बट डिफरेंट स्पीशी है। तो ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। बहुत सिंपल सा सवाल था, अगर आपको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर आता है तो।